So we are in conversation with Dr. Sankalp Singh. Sir, thank you so much for being here today. Before we dive into the questions, I would like you to tell the viewers something in general about infertility. So infertility is basically a condition when a couple say tries for having a baby for more than a year with unprotected sexual intercourse. That is, वो कोई भी contraceptive use नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट 1 साल तक, और उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है तब उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है. दैट्स व्हाट द इनफर्टिलिटी, द वर्ड इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी मीन्स. सर आप बताइए कि IVF एंड IUI ये सेम है, डिफरेंट है? IVF और IUI बहुत डिफरेंट होते हैं. दोनों एक पर्टिकुलर लेबल में आते हैं विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. तो बेसिक फ़र्क क्या होता है कि IUI, द वर्ड IUI बेसिकली मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. सो इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्राइन मीन्स यूट्रस जो बच्चेदानी को बोलते हैं, इंसेमिनेशन मीन्स टू पुट. तो जब हम स्पर्म को यूट्रस के अंदर डालते हैं, दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज IUI और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. तो इन दिस कंडीशन हम लोग एग्स को बॉडी के बाहर नहीं निकाल रहे हैं. एग्स बॉडी के अंदर ही हैं. ओव्यूलेशन बॉडी के अंदर होता है. फिर ओव्यूलेशन के बाद एग इज सपोज टू गो टिल दी इनसाइड द ट्यूब, तो वो ट्यूब के अंदर जाता है. और नॉर्मल प्रोसीजर में जब नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, देन जो स्पर्म्स रहते हैं वो यूट्रस के मुंह से, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ से लेकर के एग तक जाते हैं. एंड देन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स द मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस. बट इन IUI हम क्या करते हैं कि हम यूट्रस के अंदर स्पर्म सैंपल को डालते हैं बाय डूइंग ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिससे कि ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के स्पर्म्स हमको मिलें और उसको हम यूट्रस के अंदर डालें. तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो डिस्टेंस स्पर्म को ट्रैवल करना रहता है फ्रॉम माउथ ऑफ द यूट्रस टू रीच टिल द एग विच इज़ रफली अराउंड 20 सेंटीमीटर्स, उसको हम लेस देन हाफ कर देते हैं कि वो 10 सेंटीमीटर हो जाता है. सो देयर इज़ ए हायर प्रोबेबिलिटी कि स्पर्म्स एग तक पहुंचेगा. एंड इम्पॉर्टेंटली स्पर्म अंदर एग के पास तब पहुंचेगा जब एग रिलीज़ हो चुका है या होने वाला है. That is very critical because sperms can survive up to 6 to 7 days inside the uterus. 6 से 7 दिन तक वो ज़िंदा रह सकते हैं. बट जो एग है, अंडा है, वो सिर्फ 1 दिन ज़िंदा रहता है, सिर्फ 24 घंटे तक. तो इसलिए IUI की टाइमिंग फिर ज़रूरी हो जाती है. तो दैट्स व्हाट IUI मीन्स. नाउ IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. सो इन मीन्स इन विट्रो बेसिकली मीन्स आउटसाइड द बॉडी, एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स जो एग और स्पर्म का मीटिंग प्रोसेस रहता है. तो जब हम एग और स्पर्म की मीटिंग प्रोसेस को बॉडी के अंदर की बजाय बॉडी के बाहर करते हैं, दैट्स व्हाट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इन दिस प्रोसेस द एग्स हैव टू बी टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी. तो एग्स को बॉडी के बाहर निकालते हैं अंडर एनेस्थीसिया, एक छोटी सी नीडल प्रिक करके अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में. उस एग को IVF लैबोरेटरी में चेक किया जाता है. फिर हस्बैंड के जो स्पर्म सैंपल होते हैं या जो भी डोनर का, अगर मान लीजिए कुछ लोग डोनर से IVF कराते हैं, तो वो स्पर्म सैंपल लेके स्पर्म और एग को फ्यूज़ कराया जाता है. उससे एम्ब्रियो बनाया जाता है और उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर डाला जाता है. सो इन शॉर्ट द डिफरेंस इज कि IUI में वी आर पुटिंग स्पर्म सैंपल इनटू द यूट्रस, इन IVF वी आर पुटिंग द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस. IVF के प्रति इतना टैबू क्यों है? आज भी अगर हम IVF एडवाइस करते हैं तो लोग कतराते हैं. वो सारी ट्रीटमेंट वापस से शुरू करना चाहते हैं लेकिन IVF नहीं कराना चाहते. क्यों? कुछ कारण हैं. देर आर क्वाइट अ फ्यू रीजंस. वन ऑफ देम एंड व्हाट आई थिंक सबसे ज़रूरी है, दैट इज़ द कॉस्ट. क्योंकि IVF प्रोसेस में हमको इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, फिर एक अंडर एनेस्थीसिया एग निकालने का प्रोसेस करना पड़ता है, उसको एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस होता है, फिर उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो कॉस्ट फैक्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को, बिकॉज वो हमेशा ये कंपेयर करते हैं कि भाई हम अगर टैबलेट्स लेंगे, दवाई लेंगे, तो शायद हम 1000 रुपये की दवाई महीना में लें या 5000 की या 10,000 की मैक्स, और IVF कराएंगे तो हमारा लाखों में खर्चा होने वाला है. तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब वो ये कंपेयर करना भूल जाते हैं कि वो हर महीने जो दवाई ले रहे हैं इतने सालों से और जो उन्होंने टेस्टिंग कराई है, उसमें जो उनका खर्चा हो जाता है, जो हर मंथ हो रहा है, वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते.
पर डाउन द लाइन जब 2 से 3 साल बाद जब वो देखते हैं कि मैं फ़लाना हॉस्पिटल में मैंने ये ट्रीटमेंट कराया था, मैंने ये टेस्टिंग कराई, उसके बाद मैं यहाँ गया, उसके बाद मैं यहाँ गया, तो जब वो सारा कुछ देखते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक आईवीएफ में जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा ही कर दिया, बट वो रियलाइज़ होते होते लेट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि ट्रस्ट फैक्टर। आजकल भी गांव में और इवन शहर में जो एजुकेटेड कपल्स हैं और उनको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि भाई जो यूज़ हो रहा है एग और स्पर्म, क्या वो हमारा ही बेबी है, क्या वो हमारा ही एग है, वाइफ का ही एग है, वाइफ हस्बैंड का ही स्पर्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का यूज़ करके एम्ब्रियो बनाया जा रहा है और उससे फिर बाद में हमको पता चले कि इस बेबी से हमारा कोई जेनेटिक कनेक्शन ही नहीं है। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो ट्रस्ट फैक्टर आ जाती है कि हाउ टू ट्रस्ट कि ये प्रोसेस जो हो रहा है वो हमारे एग और स्पर्म के साथ में ही हो रहा है। आईवीएफ में इस चीज़ का भी तोड़ है, इस चीज़ के लिए भी देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई गलती से भी मिक्सिंग ना हो पाए कि कहीं किसी दूसरे का एग वर्सेस दूसरे का स्पर्म से हम लोग ना आईवीएफ कर दें, तो उसके लिए बारकोड जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं विच प्रोटेक्टेड टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि लोगों को लगता है कि आईवीएफ इज़ एन अननेचुरल प्रोसेस, उससे जो बच्चा होता है उससे बच्चे में खराबी हो सकती है, कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है जिसमें कि उन लोग को उस थॉट प्रोसेस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। पर अभी तक जितनी भी इसमें रिसर्च हुई हैं पिछले करीबन 30 साल से, उसमें ये पाया गया है कि आईवीएफ बेबी वर्सेस नेचुरल प्रेगनेंसी के बेबी में बर्थ डिफेक्ट रेट्स आर सेम। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि आईवीएफ की वजह से उसमें बच्चे में ज़्यादा ख़राबी आएगी या उसको आगे बढ़ने में आगे जाके उसको भी इनफर्टिलिटी होगी, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं पाया गया है। तो ये 3 कारण हैं जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को, कपल्स को डिटर करते हैं, जिनमें उनको लगता है कि दिस इज़ अ टैबू, इट्स एन अननेचुरल प्रोसेस और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते उसमें। आजकल फ्रीजिंग के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस है, एग फ्रीजिंग के बारे में। तो आपके अनुसार who are those women who really are do have an indication for egg freezing and what is its affordability? सो एग फ्रीजिंग बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम इंजेक्शंस हम लोग देते हैं लेडी को, उनके एग्स निकालते हैं, उन एग से हम एम्ब्रियो नहीं बनाते, मतलब फ्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं करते, पर उन एग्स को हम फ्रीज़ कर देते हैं। और वो जो एग्स हम फ्रीज़ करते हैं वो हम अप टू 10 ईयर्स 10 साल तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जो फ्रीजिंग होती है दैट्स एट -192 डिग्रीज़। तो वो जिस कंडीशन में फ्रीज़ होता है जब उसको बाहर निकाला जाता है यूज़ करने के लिए, तो वो एग्जैक्टली नियरली सेम कंडीशन में बाहर आता है। तो सर्वाइवल रेट उसका 90% से ऊपर रहता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बेटर हो गई है एग फ्रीजिंग की। तो ये रहा जस्ट इन ब्रीफ अबाउट कि एग फ्रीजिंग क्या होती है। अब किसको ज़रूरत होती है, अब उसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं पिछले करीबन 18 साल से सिर्फ फर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो मैंने ट्रेंड देखा है कि जो पेशेंट्स मुझे आज से 18 साल पहले मिलते थे वर्सेस जो आजकल पिछले 3 से 5 साल में मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें आ गया है कि एग नंबर बहुत जल्दी कम हो रहे हैं कंपेयर टू जो पहले हुआ करते थे। अब वो आपको एक जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी लड़की का जन्म होता है, व्हेन शी इज़ बॉर्न, उसके एग्स मैक्सिमम होते हैं। और कितने होते हैं? 2 मिलियन या 20 लाख एग्स जब उसका बर्थ होता है। ये एग उसकी ज़िंदगी में जितने भी हो सकते हैं, दैट्स अ मैक्सिमम एग जो उसकी लाइफ में कभी भी उसके पास हो सकते हैं। उसके बाद हर मंथ यूटिलाइज होते होते वो एग नंबर कम होते जाते हैं। और ये एक बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है जिसमें कि ना मेडिसिन्स का, ना खाने का, ना लाइफस्टाइल का, किसी भी चीज़ का उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो ऊपर वाले ने जिस हिसाब से भगवान ने उसको बनाया है। तो क्या पाया गया है कि पिछले कुछ सालों में हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, जिस तरीके की हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, जिस तरीके का पानी पी रहे हैं, हर चीज़ में पॉल्यूशन है, हर चीज़ में केमिकल्स हैं। कोई भी खाना आपको नहीं मिलेगा जो इसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स ना हो। और अनफॉर्चुनेटली वो हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में इफ़ेक्ट करते हैं और उनको डैमेज कर सकते हैं।
तो एग एक ऐसा और स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ससेप्टेबल है इन डैमेजेस के लिए, इन केमिकल्स के थ्रू। तो रिसर्च में पाया गया है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स हों, जैसे जो भी हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं उसमें बीपीए रहता है। तो आजकल बीपीए फ्री प्लास्टिक बॉटल्स आने लगी हैं, पर वो भी, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, उसमें देयर इज़ अनदर केमिकल नोन एज बीपीबी, जो कि लोगों को अभी पता नहीं है। तो वो बीपीबी यूज़ करने लगे हैं। तो जो भी है वो हमारी आंखों के सामने वो पर्दा डाला रहता है कि वी थिंक दैट इट्स अ सेफ वन, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ सेफ वन। वही चीज़ हर खाने, चाहे आप फ्रूट्स ले ले, वेजिटेबल्स ले, ड्राई फ्रूट्स ले, हर चीज़ में ये है। तो अभी क्या हो गया है कि बहुत जल्दी एग नंबर्स कम होने लगे हैं। नॉर्मली 30 के एज के बाद ही एग नंबर कम होना पहले चालू होते थे कि भाई अब जो है इट्स हाई टाइम कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर लो या आईवीएफ करा लो या फिर अपने एग फ्रीज कर लो। आजकल वही चीज़ 5 साल आप उसमें से माइनस कर दीजिए, तो मुझे आजकल 25 के आसपास से डर लगने लगता है कि भाई इस लेडी की के एग नंबर हमको पता कर लेने चाहिए कि कितने हैं, बिकॉज उस समय से हमको एग नंबर पे वॉच रखनी पड़ती है क्योंकि एग नंबर कम होने लगते हैं। उसका सबसे आसान तरीका क्या है, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करा लेना, दैट इज़ AMH विच इज़ एंटी मोलेरिन हार्मोन। अगर एग नंबर नॉर्मल है तो AMH बेसिकली टेल्स अस अबाउट कि कितने एग्स बॉडी में हैं। तो इफ AMH इज नॉर्मल, दैट मीन्स एग नंबर्स आर नॉर्मल। सो अ नॉर्मल AMH इज मोर देन 4 नैनोग्राम पर ml। तो अगर उसके ऊपर है मीन्स यू हैव नॉर्मल एग नंबर। तो आप अगर फ्रीजिंग नहीं भी कराओगे, अगले 2 साल तक आप छोड़ भी दो, देन इट्स ओके, बट देन एवरी 2 years गेट योर AMH टेस्टिंग डन। तो अब यहाँ पे रोल आता है किनको फ्रीजिंग करानी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी लेडी 25 के ऊपर है, प्लीज़ अपना AMH चेक करिए, और अगर आपका AMH कम हो रहा है, दैट इज़ वो मान लीजिए 3 या 2 की रेंज में आ गया है, 2 to 3 की रेंज में, देन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि यू शुड थिंक अबाउट freezing your eggs if you are not yet married, and if you are not planning to get married and start a pregnancy in the near future, that is within next 6 to 12 months। दूसरा हो गया, कई लोगों की शादी हो जाती है बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीज़न द मैरिज ब्रेक्स अप एंड देन द लाइफ इज़ कम्प्लीटली शैटर्ड। बट यू नेवर नो कि आज से 2 साल 4 साल बाद यू माइट गेट अ पार्टनर वेयर यू माइट थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर लाइफ अगैन, बट देन द डिफरेंस वुड बी कि तब तक हो सकता है आपके एग नंबर बहुत कम हो जाए। मे बी अभी आप 30 हैं, उस समय आप 35 प्लस हो जाएंगी। तो जैसे जैसे एग नंबर कम होते हैं, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस, वेदर इट्स नेचुरल और IUI और IVF, इट गोज डाउन। So in those cases also think about freezing your eggs early, what we call it as fertility preservation। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एन इंश्योरेंस कि आप अपने एग्स को आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी फर्टिलिटी है। आप उसको बाद में यूज़ करो नहीं करो, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी आती है, दैट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन देयर। तीसरी चीज़ हो गई ऐसी गर्ल्स जिनको कुछ मेडिकल मेजर प्रॉब्लम्स हैं, समथिंग लाइक ए कैंसर। तो अगर कैंसर है एंड यू आर लेडीज अनमैरिड, देन ऑलवेज यू शुड बी टॉकिंग टू योर डॉक्टर, जो भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कि हाउ मच टाइम डू आई हैव बिफोर आई कैन गेट माई फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन डन। तो रेगुलरली वी गेट पेशेंट्स, जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, शी इज़ इन हर 30s, 31। She was diagnosed with breast cancer and she got operated. She got operated in Bangalore, and her husband was so much, they both were so educated and so much forthcoming कि उन्होंने सर्च करके they contacted us कि हमारी सर्जरी हो गई है, नाउ 6 हफ्ते के बाद में हमारी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चालू होने वाली है, व्हाट इज़ आवर ऑप्शन। मैंने बोला नथिंग डूइंग, आप ये 6 वीक के अंदर वी कैन टेक योर एग्स आउट, मेक योर एम्ब्रियोज एंड फ्रीज योर एम्ब्रियोज, because she was already married। Same thing अगर होता है when you are unmarried, as soon as your surgery is over, before you start chemo or radiotherapy, get your eggs frozen because that is going to preserve your fertility, जो आप बाद में उसका utilization कर सकते हो। So these are the situation जिसमें कि I would recommend people to actively look for egg freezing। जब भी वो करियर के बारे में सोच रहे हैं, they are not getting the right partner, even if they are not sure about whether they want the a pregnancy now or later। So जब एज बढ़नी चालू हो जाती है 30 के ऊपर, एग नंबर बहुत जल्दी रिड्यूस होते हैं, तो इसलिए check your AMH and think about freezing your eggs।
अधिकतर आजकल लोगों को यही लगता है कि आईवीएफ इज ओनली फॉर फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी. इज इट ट्रू? नॉट एट ऑल. आईवीएफ या फीमेल फैक्टर या मेल फैक्टर या दोनों के कंडीशन में हो सकता है. दैट इज़ व्हेन देयर इज़ अ मेल फैक्टर, व्हेन देयर इज़ अ फीमेल फैक्टर, या बोथ, या फिर कई कंडीशन में व्हेन देयर इज़ नो फैक्टर विच इज़ नोन एज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी. नाउ मेल फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो सीमन एनालिसिस जब हम करते हैं, सो देर आर सर्टन क्राइटेरियाज टू से कि सब कुछ नॉर्मल है. दैट इज़ काउंट सीमन स्पर्म्स के शुड बी मोर देन 16 मिलियन पर ml, मोटिलिटी शुड बी मोर देन 30%, और जो नॉर्मल स्पर्म्स रहते हैं दो शुड बी एटलीस्ट 4%. इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर कम होता है देन द चांस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी इज़ लेस. तो उन कंडीशंस में हमको एडवांस ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है. तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है स्पर्म में, किसे काउंट 10 मिलियन है, मोटिलिटी 20% है, तो हम आईयूआई पे जा सकते हैं. पर अगर सीवियर प्रॉब्लम है कि काउंट अगर 5 मिलियन से कम है, मोटिलिटी 10% से कम है, तो हमको आईवीएफ पे ही जाना पड़ता है. एंड इवन अगर स्पर्म प्रोडक्शन ज़ीरो है, स्पर्म काउंट ज़ीरो है, जिसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं, उस कंडीशन पे भी द ओनली ऑप्शन इज़ टू गो फॉर आईवीएफ एंड इक्सी ट्रीटमेंट. सो अब पहले आपने आईयूआई और आईवीएफ के बारे में बताया, ये इक्सी क्या होता है? तो आईवीएफ और इक्सी बहुत कुछ इंटर रिलेटेड रहती हैं. तो इक्सी कैन बी टेकन इट इज एज इट्स एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आईवीएफ. तो आईवीएफ में ब्रॉडली क्या होता है, दोनों प्रोसीजर में हाँ वी वांट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज एग स्पर्म टू मीट एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, ये प्रोसेस होना चाहिए. आईवीएफ में क्या होता है कि सपोज हमने एक कप लिया, उसमें हमने 1 मिलियन, 1 मिलियन या 10 लाख स्पर्म्स डाल दिए, उसमें हमने एक एग छोड़ दिया. वी वेट कि वो स्पर्म ऑटोमेटिकली स्विम करता हुआ जाए एंड इट गोज इनसाइड द एग ऑन इट्स ओन. दैट्स द आईवीएफ प्रोसेस. इक्सी में क्या होता है, हमने एक एग लिया, हमने एक नीडल ली, उस नीडल से हमने एक स्पर्म को लिया और डायरेक्टली हमने नीडल से उस एग के अंदर इंजेक्ट करके, एक होल करके नीडल को अंदर डाला और स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर छोड़ दिया. तो दोनों में डिफरेंस है कि स्पर्म आईवीएफ में अपने आप अंदर जाता है अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, और इक्सी में इट गोज़ थ्रू द नीडल बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो डायरेक्टली उसके अंदर डाल रहा है. तो इक्सी इज़ मेनली इम्पॉर्टेंट जब भी फर्टिलाइजेशन फेलियर या स्पर्म के अंदर ना जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे जब स्पर्म काउंट कम होता है, मोटिलिटी कम होती है, नॉर्मल स्पर्म्स कम होते हैं, उन केसेस में अपन इक्सी प्रोसेस यूज़ करते हैं कंपेयर टू आईवीएफ. क्या स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा मेल फर्टिलिटी अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है. कोई भी निकोटिन का पदार्थ जो भी ब्लड में निकोटिन लेवल बढ़ाता है, दैट अफेक्ट्स फर्टिलिटी. तो आजकल बहुत लोग पूछने लगे थे कि हम तो ई सिगरेट्स पीते हैं, उसमें तो बस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है. तो पर द थिंग इज़ कि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपके ब्लड में निकोटिन एक अच्छी खासी मात्रा में जाता है. अब ये निकोटिन क्या करता है कि ये स्पर्म प्रोडक्शन को कम करता है, मोटिलिटी को कम करता है, नॉर्मल फॉर्म्स को कम करता है, और उससे बहुत ज़्यादा वो स्पर्म के डीएनए ख़राब करता है, व्हाट इज़ नोन एज डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स. तो ये बेसिकली ये होता है कि अगर हमने 100 स्पर्म चेक किए हैं और उनमें चेक करें कि किस स्पर्म का डीएनए नॉर्मल है, तो इसकी अपर लिमिट होती है कि कम से कम 100 में से 85 स्पर्म्स का डीएनए नॉर्मल होना चाहिए. बट स्मोकिंग, tobacco usage in any form, what it does is it increases the chance of a DNA damage. तो हो सकता है कि जो 85 स्पर्म आउट ऑफ 100 नॉर्मल होने चाहिए वो सिर्फ 70 या 75 या इवन 60 आउट ऑफ 100 नॉर्मल हो और बाकी सारे एबनॉर्मल होते हैं. तो जब एबनॉर्मल डीएनए वाले स्पर्म ज़्यादा होते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है, वेदर इट इज़ नेचुरल और आईयूआई और इवन आईवीएफ. कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके एएमएच लेवल्स आर नॉर्मल, लैप्रोस्कोपी इज नॉर्मल, फॉलिकुलर स्टडी इज नॉर्मल, सीमेन एनालिसिस इज नॉर्मल, एंड फिर वो पूछते हैं हमसे कि सब कुछ नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रहा है? What would you want to tell them? Okay, so this particular condition is known as unexplained infertility, in which जो 4 चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, स्पर्म, ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी, ये चारों नॉर्मल रहते हैं बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं होती. तो अगर देर आर 100 कपल्स जिसमें कि हमने ये चारों टेस्ट किए हैं तो उनमें से 60 में
एटलीस्ट वन या मोर देन वन प्रॉब्लम्स आएगी इन चारों में से। 40 में इन चारों में से कोई भी इशू नहीं आएगा। अब जो पाया गया है वो ये कि उन 40 में द मेजॉरिटी ऑफ देम वुड हैव अ प्रॉब्लम विद द फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ द स्पर्म एंड एग मीटिंग प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस। वो हो सकता है या तो स्पर्म में किसी डिफेक्ट की वजह से या एग में किसी डिफेक्ट की वजह से। जैसे सिंपल तौर पे एग, स्पर्म को एग के अंदर जाने के लिए एग की जो वॉल रहती है जिसको हम शेल बोलते हैं बाहर का, वो अगर शेल बहुत ज़्यादा मोटी है तो स्पर्म उसको ब्रेक करके अंदर नहीं जा पाएगा, वो सिर्फ आधी ब्रेक होगी, पूरी ब्रेक नहीं होगी। उसी तरह से अगर स्पर्म में डिफेक्ट की बात करें कि अगर स्पर्म में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एग की वॉल को ब्रेक करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, अगर वो मिसिंग हैं तो फिर वो स्पर्म एग के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक और बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमको नॉर्मल टेस्टिंग में नहीं दिख पाती, बट इस वजह से उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती है और उनको फिर आगे के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। What is the approximate cost of IVF? द IVF अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ये होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। ऑन एन एवरेज कॉस्ट जाती है अराउंड 1.5 लाख्स के आसपास। पर अगर मान लीजिए स्पर्म में डिफेक्ट है, डीएनए डैमेज स्पर्म का बहुत बढ़ा हुआ है, या फिर स्पर्म्स नहीं है बिल्कुल भी और आपको ऑपरेशन करके निकालना है, तो अकॉर्डिंगली IVF की कॉस्ट फिर बढ़ जाती है। पर एक अच्छे स्टैंडर्ड का IVF विथ ऑल दी फैसिलिटीज़ विद गुड क्वालिटी इंजेक्शन कैन बी डन इन 1.5 लाख्स। अगर इंजेक्शन हम वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और थोड़े लो ग्रेड के इंजेक्शन यूज़ करें तो 1 लाख 1.2 लाख्स तक में IVF हो सकता है। और उसका ड्रॉबैक ये है कि अच्छे क्वालिटी के इंजेक्शन गिव यू 30% मोर एग्स कंपेयर टू द सेकेंड बेस्ट क्वालिटी इंजेक्शन, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल IVF का सक्सेस गोज़ डाउन अगर आपने इंजेक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप कॉस्ट तो कम कर सकते हो बट यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द सक्सेस एज वेल। What is the success rate of IVF? IVF success rate is mainly dependent on the indication of the IVF and the age of the lady. So if the indication is say due to कि अगर ट्यूब में खराबी है या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और बाकी सब एक यंग कपल है, नॉर्मल एग नंबर, देन IVF सक्सेस रेट इज़ अराउंड 80%। वहीं अगर मान लीजिए कि लेडी की एज comes to around 35 years, then the success rate comes to around 50 to 60%, provided बाकी सारे पैरामीटर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर दैट एज। 40 की एज में अगर हम खुद के एग से कोशिश करेंगे देन द सक्सेस रेट डिप्स डाउन टू 10 to 20% बिकॉज द एग नंबर्स वुड बी लो, द एग क्वालिटी वुड बी लो। Having said that, every month we have patients in their 40s getting pregnant, but as the age increases, you need more number of IVFs to get pregnant compared to what it was at young age. उसी तरह से अगर sperm में कोई major abnormality है, then the IVF success rate dips down. Something like I would give you an example of अगर there is a condition known as globozoospermia जिसमें सारे sperm के head में abnormality रहती है, तो अगर वाइफ का फैक्टर नॉर्मल भी है जिसमें एक्चुअली 80% सक्सेस होना चाहिए था, तो इस कंडीशन में द सक्सेस रेट वुड डिप डाउन टू 40 to 50% बिकॉज स्पर्म हैज़ ए मेजर एबनॉर्मेलिटी। तो सक्सेस रेट वुड डिपेंड ऑन अ होलिस्टिक अप्रोच सीइंग बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स फैक्टर्स एंड देन ओनली अ प्रॉपर सक्सेस रेट कैन बी गिवन। हमारे सारे अधिकतर जो व्यूअर्स हैं दे आर फ्रॉम बिटवीन 20 to 35 years of age. So what is the advice you would like to give them for their future? Because आजकल तो अधिकतर महिलाएं दे कंप्लीट देयर एजुकेशन, गेट देयर जॉब्स, वेट फॉर जॉब सिक्योरिटी, फिर शादी का सोचते हैं और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। बट यू एज एन IVF स्पेशलिस्ट, व्हाट वुड यू एडवाइज देम एंड लाइफस्टाइल चेंजेस में, और व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव अ नॉर्मल कंसेप्शन? So my advice would be that the best time for having a baby is say between 24 to 30 years of age. That's the best time because you are more mature. Career wise, you might be reaching a place where there is a decent amount of stability after your graduation, या फिर at least your husband, आपके husband would be having a career which is settled. 24 to 30, that's why is a good age.
इन केस अगर आप 25 साल तक यू आर नॉट एबल टू सेटल डाउन, यू डोंट हैव a partner, you're not planning to get married, then my advice would be to get your AMH testing done and then think about ki whether the level is, if it is low, then think about either expediting your family ki get married and think about having a pregnancy early, or think about having your egg frozen. इन केस अगर आप ये मान लीजिए सारी चीज़ें, इफ़ वी लीव इट असाइड, तो व्हाट अदर थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग नेचुरली, उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिंपल थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर कर दीजिए. कोई भी स्टोरेज बॉक्सेस, आपकी प्लेट्स, कप्स जिसमें भी आप खाना ले जाते हो, पानी पीते हो, प्लास्टिक शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. अब यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हैविंग टी इन प्लास्टिक पैक, पन्नी में वो उनको बांध के दे देते हैं. वो सारे के सारे प्लास्टिक जैसे ही गर्म होता है वो पूरा केमिकल लीच इन कर देता है. देन जो भी आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हो, मेक श्योर यू वॉश इट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर हैविंग इट, एंड अवॉइड हैविंग फूड जिसमें कि ज़्यादा सीपेज होता है केमिकल्स इनसाइड, समथिंग लाइक ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज जिसमें ज़्यादा केमिकल्स उसके अंदर जा पाते हैं जो धुलने के बाद भी बाहर नहीं निकलते. अगर कुछ भी हैबिट्स हैं विच आर नॉट अप्रोप्रिएट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड टोबैको यूजेज, बिकॉज इवन गर्ल्स दीज डेज आर इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ट्राई टू कट इट डाउन एंड प्रेफरेबली स्टॉप इट. वेट अगर आपका इज टुवर्ड्स अ हायर साइड, ट्राई टू कम डाउन टू अ BMI रीचिंग अराउंड 25 or at least not crossing 26. These are the basic advices which I would like to give for anybody who's between 20 to 35. Time is very critical when you are looking for a pregnancy. So make sure that you do things when the time is appropriate and you are not left behind, and if you don't give adequate weightage to time, then you are going to have a problem later on. Thank you so much for such an insightful talk. I'm sure our viewers will be like profoundly open-minded now regarding IVF and IUI and the artificial reproductive techniques. And if our viewers want to contact or want to have an appointment, we have your numbers and contacts placed in the video links below. And अगर आप नर्मदापुरम के हैं तो we can fix an appointment for sir at the hospital at RC. So thank you so much for being with us. Thank you.